अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन टू रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। इससे पहले हमने देखा रेजिस्टेंस एक्सरसाइज क्या होती है। इसमें क्या होता है कि डायनामिक और स्टैटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसको रेजिस्ट कर रहे हैं अगर हम लोग आउटसाइड फोर्स से, जो कि मैनुअली भी हो सकता है और मैकेनिकली भी हो सकता है, जो कि मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। देन हमने इसके कुछ बेनिफिट्स देखे कि बॉडी कंपोजिशन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, बॉडी में एक्सटेंसिटी के लिए क्या इंप्रूवमेंट करता है, परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेगा, बैलेंस को इम्प्रूव करेगा, स्ट्रेस या इंजरी है उसको डिक्रीज़ करेगा, और पॉजिटिव परसेप्शन फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ में हेल्प करेगा। देन हमने इसके 3 प्रिंसिपल देखे। ओवरलोड प्रिंसिपल के थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करेंगे तभी वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जो है वो स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, और इंड्योरेंस में रिपीटिशन ज़्यादा देंगे। सेट प्रिंसिपल में क्या था कि स्पेसिफिक एक्सरसाइज जो है वो हम लोग करवाएंगे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए। फॉर एग्जांपल पावर को इंक्रीज़ करवाएंगे, वर्क को इंक्रीज़ करवाएंगे और टाइम को डिक्रीज़ करवाएंगे। देन हमारे पास रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल कि अगर हम लोग डी ट्रेनिंग करवाते हैं कुछ टाइम के बाद वो दोबारा मसल जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है 1 से 2 हफ्ते के अंदर। देन हमने डिटर्मिनेंट्स देखे कि साइज़, मूवमेंट, आर्म और रिक्रूटमेंट वगैरह जो है उसका क्या टेंशन पे रिलेशनशिप है इसके साथ। उसके बाद हमने फटीग देखा कि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन की वजह से या हाइड्रोजन आयंस की बिल्डअप की वजह से पीएच डिक्रीज़ करती है और मसल जो है वो फटीग की तरफ चला जाता है आफ्टर सर्टेन टाइम, जब एनर्जी स्टोर्स जो है वो कम हो जाते हैं, और ये मसल परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करती है। अब हम लोग देखें फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस टू रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। तो इसमें हमारे पास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आ जाता है और इंड्योरेंस ट्रेनिंग आ जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम लोग लोड जो है उसको ज़्यादा करेंगे या वेट को ज़्यादा करेंगे, और इंड्योरेंस में हम लोग रिपीटिशंस को ज़्यादा कर देंगे। इसको आप लोग सन बीएमसी से याद रख सकते हो कि स्केलेटन मसल्स, न्यूरल सिस्टम पे क्या अफेक्ट होता है इन दोनों का, मतलब कि स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस ट्रेनिंग का, बॉडी कंपोजिशन पे, मेटाबॉलिक सिस्टम पे और इसके कनेक्टिव टिश्यू पे क्या अफेक्ट होता है, उसमें किस तरह से अडेप्टेशंस आती हैं आफ्टर रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज अगर हम लोग करवा रहे हैं तो स्केलेटन मसल में क्या होगा, हाइपरट्रोफी होगी टाइप 2B फाइबर्स की आफ्टर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मसल फाइबर्स में हाइपरप्लेजिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिक्रीज़ होंगे और कैपिलरी डेंसिटी भी है वो डिक्रीज़ होगी या कांस्टेंट रहेगी। इंड्योरेंस ट्रेनिंग में क्या होगा, मसल फाइबर्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और कैपिलरी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। देन न्यूरल सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि न्यूरल सिस्टम पे क्या अफेक्ट होता है। तो न्यूरल सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं आएगा आफ्टर इंड्योरेंस ट्रेनिंग। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होगा, मोटर यूनिट्स और रिक्रूटमेंट और फायरिंग जो है वो इंक्रीज़ होगी। बॉडी कंपोजिशन में देखें तो इसमें बॉडी फैट जो है वो डिक्रीज़ होगा। एज यू नो कि हमारे पास 2 टाइप के लिपिड्स होते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी। हाई डेंसिटी जो है वो बॉडी में गुड फैट है और लो डेंसिटी जो बैड फैट है। तो HDL को इंक्रीज़ करेगा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या इंड्योरेंस ट्रेनिंग, और LDL को जो है वो डिक्रीज़ करेगा। HDL पे इंड्योरेंस ट्रेनिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता और LDL जो है वो दोनों में डिक्रीज़ करेंगे। उसके बाद मेटाबॉलिक सिस्टम में अगर हम लोग देखें और कनेक्टिव टिश्यू चेंजेस में अगर हम लोग देखें तो इसमें हर चीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब मेटाबॉलिक में हमारे पास ATP फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम आ जाता है, मायोग्लोबिन और ट्राइग्लिसराइड आ जाता है। कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ और बॉडी मास डेंसिटी आ जाता है, जो कि इंक्रीज़ कर रहा है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी और इंड्योरेंस ट्रेनिंग में भी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्ट्रेंथ भी ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें भी इसका यही रोल है, सेम है। और अगर हम लोग रिपीटिशन ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें भी सेम रहेगा, मेटाबॉलिक सिस्टम पे अफेक्ट और कनेक्टिव टिश्यू पे अफेक्ट। देन हम लोग अगर कुछ एज रिलेटेड चेंजेस देखें, जो कि बुक पे एक टेबल बना हुआ है, तो उसमें हम लोग इन्फेंसी में देखें तो मैस जो है वो मसल का 25% होता है बॉडी वेट के एट द टाइम ऑफ इन्फेंट्स। इसमें क्या होता है कि 10% जो है वो ज़्यादा होता है बॉयज़ में एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। फिर उसके बाद एडोलिसेंस की एज आती है। एडोलिसेंस में क्या होता है कि मैस जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है 30% पर ईयर, जिसमें हाइट, वेट और स्ट्रेंथ होता है बॉयज़ में इस रेशियो से इंक्रीज़ होता है। देन यंग हुड वाली एज आती है, उसमें क्या होता है कि मैस जो होता है वो 40% हो जाता है बॉडी वेट के, जो कि 8 to 10% उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। देन हमारे पास है लेट एडल्टहुड। लेट एडल्टहुड में क्या होता है कि अप टू 50% मैस जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है इन 8th डेकेड। विद रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जो है वो साइज, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस जो है वो डिक्लाइन करती है लेस रैपिडली एज़ कम्पेयर टू जो
सिंपल पीपल है जो एक्सरसाइज नहीं परफॉर्म करते, जो कि फ़िटनेस को नहीं इम्प्रूव करते, उसमें जो है वो बहुत तेज़ी से आफ्टर 8 डेकेड जो है वो साइज़ या स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस जो है वो डिक्रीज़ करती है। लेकिन जो फिज़िकली फ़िट पीपल हैं उसमें क्या होता है कि साइज़, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस जो है वो कम तेज़ी से नीचे गिरती है या कम होती है। सो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में हमने देखा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या इंड्योरेंस ट्रेनिंग का क्या इफेक्ट होता है स्केलेटन मसल पे, न्यूरल सिस्टम पे, बॉडी कंपोजिशन पे, मेटाबॉलिक सिस्टम पे और कनेक्टिव टिश्यू पे। तो इसमें हमने देखा कि स्केलेटन मसल पे माइटोकॉन्ड्रिया और मसल फाइबर्स या कैपिलरी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर रहे थे, मसल फाइबर्स हाइपरप्लेसिया था। इंड्योरेंस के साथ मसल फाइबर्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और कैपिलरी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है। न्यूरल सिस्टम में क्या है कि इंड्योरेंस ट्रेनिंग पे तो कोई इफेक्ट नहीं करता न्यूरल सिस्टम पे, लेकिन मोटर यूनिट्स रिक्रूटमेंट और फायरिंग जो है वो ज़्यादा होती है विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। देन बॉडी कंपोजिशन में हमने देखा कि HDL जो है वो ज़्यादा होता है विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं होता बाय इंड्योरेंस ट्रेनिंग। LDL जो है वो दोनों में डिक्रीज़ कर रहा है। देन हमारे पास मेटाबॉलिक और कनेक्टिव टिश्यू में हर चीज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रही है विद स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस ट्रेनिंग। मेटाबॉलिक में हमारे पास ATP, फॉस्फोक्रिएटिन, मायोग्लोबिन और ट्राइग्लिसराइड है। कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ है और बॉडी मास डेंसिटी है। देन एज रिलेटेड चेंजेस हमने कुछ देखे, और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का ये इफेक्ट है कि स्ट्रेंथ या इंड्योरेंस डिक्लाइन होता है आफ्टर 8 डेकेड अप टू 50% ऑफ मैच। तो जो लोग फिजिकली फिट है जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं उसमें कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो फिजिकली अनफिट पीपल हैं। देन आपको पता है कि कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम है उसके कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी उसमें कितनी देनी है, इंटेंसिटी कितनी देनी है, टाइम कितना होना चाहिए, उसका मोड क्या होना चाहिए, प्रोग्रेशन हमने किस तरह से करनी है। और उसी तरह से हमारे पास अगर हम लोग रेजिस्टेंस एक्सरसाइज परफॉर्म करवा रहे हैं तो उसके भी कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि 2 और 3 सेशंस हम लोग पर वीक जो है वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के देते हैं। इंटेंसिटी में हमारे पास है कि जैसे ही हम लोग इंटेंसिटी ज़्यादा देंगे तो फॉर इंक्रीजिंग द पावर और स्ट्रेंथ, लेकिन हम लोग कम इंटेंसिटी देंगे अगर हम लोग इंड्योरेंस ट्रेनिंग करवा रहे हैं, बिकॉज हमने उसमें इंटेंसिटी कम देनी है और रिपीटिशंस हमने ज़्यादा करनी है। देन हमारे पास अगर हम लोग टाइम या ड्यूरेशन देखें तो मिनिमम 2 to 3 वीक्स जो है वो हम लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाएंगे। देन टाइप और मोड देखें तो इट में बी स्टेटिक और डायनामिक, वेट बेयरिंग और नॉन वेट बेयरिंग, एरोबिक और एनारोबिक की कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम जो है वो हम 3 सेट्स देंगे फॉर 10 रिपीटिशन मैक्सिमम फॉर 10 रिपीटिशंस टू गेन द स्ट्रेंथ। ये आप लोगों ने एज इट इज़ याद रखना है, जो कि हम लोग डिलॉम और ऑक्सफोर्ड रेजिमेंट में देखेंगे कि 3 सेट्स देंगे ऑफ 10 रिपीटिशन मैक्सिमम। ये हमारे पास डिलॉम और ऑक्सफोर्ड रेजिमेंट है। डिलॉम में हमारे पास क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग जा रहे होते हैं, प्रोग्रेसिवली जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, लेकिन ऑक्सफोर्ड जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, उसकी परसेंटेज डिक्रीज़ कर रही होती है। इसमें भी हम क्या होगा कि 3 सेट है हमारे पास ऑफ 10 रिपीटिशन मैक्सिमम। इसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेशन ऑफ 10 रिपीटिशन मैक्सिमम है और ये डिटर्मिनेशन ऑफ 10 है सिंपली। और इसमें क्या होगा कि 10 रिपीटिशंस ऑफ 50%, 75 और 100%, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग जा रहे हैं, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ कर रहे हैं। और ऑक्सफोर्ड में क्या होगा कि 100, 75 और 50 हम डिक्रीज़ की तरफ जा रहे हैं। बाकी सब सेम है कि 10 रिपीटिशंस हैं सब में और 10 रिपीटिशन मैक्सिमम यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। ऑक्सफोर्ड जो है डिटर्मिनेशन ऑफ 10 है तो सिंपली 10 आ जाएगा, और डिलॉम जो है वो 10 रिपीटिशन मैक्सिमम का डिटर्मिनेशन है तो इसमें 10 रिपीटिशन मैक्सिमम हम लोग देख लेंगे। अब डिलॉम में क्या होता है कि हम लोग वार्म अप पीरियड भी देते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड में ऐसा नहीं होता। अब इसमें क्या प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जैसे कि हैवी वेट ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो इसमें वो आ जाता है। जैसे ही हम लोग रेजिस्टेंस ज़्यादा करवा रहे हैं एक सेट में, और इसमें हम लोग रेस्ट पीरियड भी देते हैं डिलॉम में, लेकिन ऑक्सफोर्ड में हमारे पास कोई रेस्ट पीरियड नहीं होता। इसमें क्या है कि ट्रेनिंग इंड्यूस्ड स्ट्रेंथ गेन्स जो है वो दोनों में हमारे पास होता है। उसके बाद लोड जो है वो कम हो रहा होता है। ऑक्सफोर्ड में जैसे हमने देखा कि लोड जो है वो पहले 100% था, फिर 75, फिर 50 इन ईच सेट एज द मसल फैटीग विद इन अ सेशन। ठीक है, तो डिलॉम और ऑक्सफोर्ड में जो सेम चीज़ें हैं वो ये है कि 3 सेट्स है ऑफ 10 रिपीटिशन मैक्सिमम, और दोनों जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन डिलॉम में हम लोग इंक्रीजिंग लोड दे रहे हैं और इसमें हम लोग डिक्रीजिंग द लोड इन ईच सेट। ठीक है, दूसरा यह है कि डिलॉम में जो हम वार्म अप पीरियड भी होता है, उसके बाद इसमें हम लोग रेस्ट पीरियड भी देते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता।
सो वॉल्यूम के बाद हमारे पास आ जाता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन आप बेस करती है कि पर्सन का रिस्पॉन्स क्या है, मतलब कि अगर पर्सन जो है वो फटीग करता है बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा जल्दी से नहीं अडेप्ट कर रहा, तो उसको हम लोगों ने आराम आराम से प्रोग्रेस करना है। और गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है कि हम लोगों ने किस तरह से प्रोग्रेशन देनी है। देन विलोसिटी और स्पीड जो है मस्ट बी स्लो टू मॉडरेट फॉर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा है तो हम स्पीड जो है वो कम रखेंगे ताकि उसमें मैक्सिमम जो है वो इफेक्ट देखने को मिल सके। उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट क्या होती है कि फाइबर्स जो है ओरिएंटेशन क्या है, उसमें लाइन ऑफ पुल क्या है और बॉडी पोजीशनिंग क्या है। देन स्टेबलाइजेशन में देखें तो स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेगमेंट जो कि है उसको हम लोग कहते हैं स्टेबलाइजेशन, और ये करती है डिक्रीज इन दी सब्स्टिट्यूट मोशन। उसके बाद पीरियडाइजेशन में क्या होता है कि वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी एंड वेलोसिटी ड्यूरिंग रेजिस्टेंस एक्सरसाइज इज कॉल्ड एज पीरियडाइजेशन। देन हमारे पास है एक्सरसाइज ऑर्डर। एक्सरसाइज ऑर्डर जो है वो मल्टी जॉइंट और लार्ज जॉइंट मसल ग्रुप में है। देन हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करवाएंगे लार्ज मसल ग्रुप में ताकि वो अडेप्ट करे। देन उसके बाद हम लोग स्मॉल जॉइंट्स की तरफ आएंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है कि इंटीग्रेशन इनटू फंक्शनल एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल हम लोग वेट लिफ्ट करवाएंगे, पुश और पुल अप करवाएंगे और होल्डिंग एक्टिविटीज़ करवाएंगे, और उसको जो डेली एक्टिविटीज़ है उसमें ज़्यादा प्रमोट करवाएंगे कि उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाएं ताकि हम लोग को मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिल सके, स्ट्रेंथ इंप्रूव हो सके और मोटर स्किल्स इंप्रूव हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।